चलिए, जल है तो कल है, और बारिश ने हम लोगों के क्लास को ये बाधित किया। कोई बात नहीं, प्रयोग के द्वारा दिखा दिया कि किस तरह जल संरक्षण की दिशा में समाज में और सरकार में क्या है, गंभीरता का अभाव है। अभी हम लोगों ने प्रायोगिक रूप से, व्यवहारिक रूप से देखा कि आसमान से बारिश हुई और फ्रेश वाटर आया और उसका अधिकांश बह गया, हार्वेस्टिंग नहीं हो पाया। ठीक है, तो जल संकट का एक कारण क्या है? जल जागरूकता का अभाव, जल संस्कार का अभाव, जल शिक्षा का अभाव, स्पष्ट जल नीति का अभाव। ये एक कारण नहीं, मतलब ये सारे कारण। तो हम लोग बीच में ये सेकंड पार्ट जो है लाइव क्लास का वो बाधित हुआ, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें, बैक से चलते हैं। जल संकट क्या है? मांग अधिक, आपूर्ति कम, जरूरत अधिक, उपलब्धता कम, और उपलब्धता की गुणवत्ता कम। ठीक है, वाटर रिस्क, वाटर स्ट्रेस, वाटर शॉर्टेज, वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, वाटर स्ट्रेस क्या है? मांग अधिक, आपूर्ति कम, तो तनाव होगा, और अगर आपूर्ति हो भी रही, उपलब्धता है भी, तो उसकी गुणवत्ता उपयोग योग्य नहीं है। तो ये हुआ क्या? वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस इंडेक्स भी हम लोग बात किए कि फाल्केनबार्ग इंडिकेटर क्या, कि अगर 1700 घन मीटर प्रति व्यक्ति 1700 घन मीटर से कम है तो वाटर स्ट्रेस, अगर 1000 घन मीटर से कम है तो वाटर स्कार्सिटी, अगर 500 घन मीटर से कम है तो एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, अब हमको लगता है कि आप लोग एकदम सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वाटर स्ट्रेस, वाटर स्कार्सिटी, वाटर शॉर्टेज, वाटर रिस्क में वाटर स्ट्रेस भी आ गया। ठीक है, फ्लड, ड्राउट, और ये प्रदूषित पोल्यूटेड वाटर, जल जनित बीमारियां, इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्वस्त हो जाना, वाटर के संबंध में गुड गवर्नेंस ना होना, वाटर मैनेजमेंट ना होना, ये वाटर रिस्क से जुड़ा हुआ तमाम पहलू है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में जल संकट की स्थिति है, हम लोगों ने बात किया। 97.4% समुद्र में है, पर जितना पानी है धरती पर जो खारा है, पीने योग्य नहीं है, उपयोग के लायक नहीं है, और 1.8% पोल्स पे, ध्रुवों पर है। 0.8% ही फ्रेश वाटर जो हम हमारे लिए है, वो भी क्या हो रहा है? प्रदूषण। और जितनी तेजी से जंगल खत्म हो रहे हैं, उससे तिगुने रफ्तार से वाटर रिसोर्सेज सूख रहे हैं। तो पूरी दुनिया में ये है जल संकट की स्थिति। यूनाइटेड नेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में 2022 की एक रिपोर्ट में कहा भी कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता, महामारी और बढ़ती आबादी के कारण जल संकट की स्थिति और भी गंभीर हो रही है, और अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है अगला विश्व युद्ध अगर हो तो उसका कारण जल हो। ठीक है, तो भारत के संबंध में क्या है? भारत में दुनिया की 17% आबादी लगभग रहती है, जबकि दुनिया के ताजे जल का मात्र 4% भारत के पास है। ठीक है, और भारत जितना भूमिगत जल का दोहन करता है उस हिसाब से पूरी दुनिया में शीर्ष पर है, जनसंख्या में भी शीर्ष पर, और दोहन करने में भी शीर्ष पर। और ये शीर्ष पर कितना है, ठीक है, किस तरह है, उसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि दूसरे और तीसरे नंबर पर जो दोहन करता है, कौन कौन? चीन और यूएसए, दोनों को मिला दिया जाए तब भी उससे भी अधिक है दोहन हम लोग करते हैं। ठीक है, और नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो 2018 की, वो कहता है कि 60 करोड़ लोग पानी की कमी से हमारे यहाँ जूझ रहे हैं। ये 2018 की रिपोर्ट में ही नीति आयोग ने कहा था कि 21 साल है जहां भारी जल संकट उत्पन्न होने वाला है 2020 तक। ठीक है, और 2 लाख लोग जल जनित बीमारी से मर रहे क्योंकि स्वच्छ पेयजल का अभाव प्रति वर्ष। और आजादी के बाद 75% घरों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें पीने के पानी को लाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, यानी पानी पीने के लिए पानी लाना पड़ता है कहाँ? बाहर से, 75% घरों में। ठीक है,
2030 तक हमारी पानी की मांग जो है हमारे यहाँ वो दोगुनी होने जा रही है। अगर जल संकट की स्थिति जिस तरह अभी गंभीर होती जा रही है, अगर यही हाल रहा तो जीडीपी में 6% तक गिरावट आ सकती है। ये किसका रिपोर्ट था? नीति आयोग। यानी कुल मिलाकर स्थिति यह है कि भारत में जल संकट की स्थिति है और स्थिति जो है वह है और गंभीर है और निरंतर गंभीर होता जा रहा है। न केवल जल संकट की स्थिति है बल्कि यह स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। ठीक है, तो क्यों है जल संकट की स्थिति, क्यों है? इस पर भी हम लोगों ने बात किया कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ अधिकतम जल का व्यय सिंचाई में होता है। परंपरागत तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए, जिससे जल का अपव्यय होता है, भूजल का अनियंत्रित दोहन होता है और आबादी बढ़ने के क्रम में तेजी से निर्माण कार्य हो रहा है, जिसके कारण परंपरागत जो जल निकाय थे, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, स्टोरेज का काम करते थे, संरक्षित करते थे और भूमिगत जल बना रहता था, भूमिगत जल स्तर बना रहता था, वे जल निकाय लुप्त हो रहे हैं। जैसे आहर, पैन, तालाब, कुएं, छोटी जलधाराएं, जलाशय, झील वगैरह वगैरह, ठीक है, लुप्त हो रहे हैं। तो और परिणाम तक क्या, रिचार्ज जो हो रहा है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। रिचार्ज का माध्यम कौन था? बारिश का जल, ठीक है, रिचार्ज नहीं हो पा रहा। उसका तालाबों नदियों के आगे किनारे कारखाने, जिससे जो कारखानों का अपशिष्ट होता है, केमिकल्स होता है, वो तालाबों नदियों में जाता है, जिससे धीरे धीरे नदियों या तालाबों का पानी पीने योग्य या उपयोग के लायक नहीं रहता है। ठीक है, शहरों में या गांवों में परंपरागत जल निकायों में जलमल और अपशिष्ट जल को प्रवाहित कर दिया जाता है। बड़े जल निकाय उसका सिल्ट नहीं हटाया जाता है। सिल्ट नहीं हटाने के कारण मानसूनी वर्षा को संरक्षित करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, कृषि, उद्योग, घरेलू क्षेत्र, तीन जल के उपयोग का बड़ा ये क्षेत्र है और तीनों में समुचित प्रबंधन नहीं है, न समुचित वितरण। भारत में जल स्रोतों के किनारे बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक महोत्सव होते हैं, उत्सव होते हैं, मूर्ति विसर्जन होता है, दाह संस्कार होता है, बड़े बड़े कुंभ का आयोजन। ठीक है, उससे भी क्या होता है, जल प्रदूषित होती है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ठीक है, तो हमारे यहाँ गंगा मैली पापियों के पाप धोते धोते होती ही जा रही है। ये गाना वास्तव में सही चरितार्थ हो रहा है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद भूमिगत जल, जो जमीन खरीदता है, जमीन का मालिक जो है, हमारे यहाँ कानून के अनुसार उस जमीन के नीचे के पानी का भी मालिक बन जाता है और पानी का अनियंत्रित तरीके से, बेदर्दी से दोहन करता है। यह भी जल संकट का एक कारण है। ट्यूबवेल और बोरवेल प्रौद्योगिकी से इतना पानी खींचा जाता है जितना बारिश से पानी समाता नहीं है। जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी आपने देखा, भारी बारिश हुई, पानी बहकर चला गया, कोई हार्वेस्टिंग नहीं है, जबकि ये राजधानी है। ठीक है, और जगह की बात ही और है। निर्वनीकरण, ठीक है, वो भी एक कारण है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, वाटर के संबंध में गुड गवर्नेंस, स्पष्ट जल नीति का अभाव, ये। उसके बाद जल जागरूकता, जल शिक्षा, जल संस्कार का अभाव। ठीक है, और कुल मिलाकर जल संकट के लिए समाज और सरकार दोनों ही जिम्मेवार। जल संकट के लिए कौन है जिम्मेवार? समाज और सरकार, दोनों जिम्मेवार। ठीक है, तो जल संकट का निवारण क्या होना चाहिए, कैसे इस संकट की गंभीरता को कम किया जाए, अब इस पर हम लोग बात करेंगे। बात कर ही रहे थे कि भाई बाधा उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो जल संकट के समाधान की दिशा में, अच्छा वो सेव नहीं हुआ था ना, जल संकट के समाधान की दिशा में उपाय और सुझाव, इस पर बात कर रहे थे हम लोग। जल संकट के समाधान की दिशा में सुझाव एवं उपाय। सुझाव या उपाय, तो पहला क्या, पहला तो कृषि क्षेत्र में जो सिंचाई के क्रम में जल का अपव्यय होता है उस पर ध्यान देना होगा। फिर 80% जल वहां जाता है, तो वहां क्या
अत्याधुनिक सिंचाई तकनीकों के माध्यम से जल के अपव्यय को कम किया जा सकता है। ये तकनीक कौन है, प्रणाली कौन है? ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, फर्टिगेशन, मेड़बंदी और ढाल युक्त भूमि पर ढाल के अंत पर गड्ढे का निर्माण और किसानों में जल जागरूकता, जल संस्कार के द्वारा जल संरक्षण किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में समझ गए? कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक सिंचाई के साधनों के द्वारा, दूसरा मैंने कहा क्या, दूसरा क्या लिखवाया था? परंपरागत जो जल निकाय हैं, पहला ही लिखाए थे, दूसरा नहीं। दूसरा लिखाइए, दूसरा लिखिए, परंपरागत जल निकायों। दूसरा, जैसे जल संकट का पहला कारण हमारे यहाँ क्या बताया था मैंने? कृषि, उसका निवारण हो गया। दूसरा क्या, परंपरागत जल निकाय जो वाटर स्टोरेज का काम करते थे, वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, बारिश जल को एकत्रित करके रखते थे, वो लुप्त हो रहे हैं। तो आप सुझाव क्या दीजिएगा? उसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार हो और उस पर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। ठीक है, ये लिखिए, परंपरागत जल निकायों जैसे तालाब, कुएं, आहर, पैन, का पुनरुद्धार, पुनरुद्धार करके जल संरक्षण किया जा सकता है। उसी में लिखिए, और क्या करेंगे? जगह जगह चेक डैम, चेक डैम बताई देना, रोको बांध, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? चेक डैम। जगह जगह चेक डैम और जलाशय बनाकर फिर वाटर को संरक्षित किया जा सकता है। जगह जगह चेक डैम, हिंदी में रोको बांध, तथा जलाशय बनाकर जल संरक्षण किया जा सकता है। और अभी आपने देखा कि पानी बहकर चला गया है, इसके लिए क्या, ये पानी बहकर जाता नहीं, ठीक है, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। तो आप सुझाव क्या दीजिएगा कि निजी घरों, कार्यालयों, सार्वजनिक भवनों, अपार्टमेंट्स में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को अनिवार्य किया जाए। ठीक है, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि बारिश के जल को छत पर इकट्ठा करके छत पर पाइप के सहारे नीचे अंडरग्राउंड वाटर लेवल तक पहुंचा दिया जाए। तो पानी जो भी बारिश का आएगा छत पर वो चला जाएगा कहाँ? जहां उसका समाज है, ठीक है, जहां उसका स्वच्छ समाज है, कहाँ? भूमि तल, जमीन के नीचे चला जाएगा। खुशहाल रहेगा, वो समृद्ध रहेगा, खुद भी समृद्ध रहेगा, स्वच्छ रहेगा और हमें भी। और यहाँ रहेगा तो क्या होगा? वो मल जल के साथ, अपशिष्ट के साथ, गंदगी के साथ, नहीं समझे, बेचारा प्रदूषित रहेगा, हम लोग के लिए समस्या उत्पन्न करेगा। तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग से जल पर हम लोग क्या करेंगे? जल एहसान करे हम पर या हम लोग एहसान करेंगे? दोनों होगा। तो जल को उसके नैसर्गिक समाज तक, कहाँ, जल तल तक पहुंचा दिया जाए, जिससे क्या होगा? गर्मी के दिनों में या जब बारिश नहीं होगी तो वाटर लेवल बना रहेगा। और वाटर लेवल बना रहेगा तो क्या होगा?
आसपास जो हरियाली रहेगी, पोल्यूशन कम होगा, बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी, हमने बनी रहेगी। आपको ही पानी नहीं मिलेगा, छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब समृद्ध, सब आपको आशीर्वाद देंगे। बहुत समझदार है वो लोग भी, तो समझता ही होगा वाटर हार्वेस्टिंग करके रखा है तभी तो पानी है, और दूसरी जगह पानी नहीं है। तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ? घरों, कार्यालयों, सार्वजनिक भवनों, अपार्टमेंट्स में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को अनिवार्य किया जाए। लिखिए घरों, दूसरा सार्वजनिक भवनों, कार्यालयों, बहुमंजिली इमारतों, आदि में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग रूफ वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को अनिवार्य बना दिया जाए। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बना दिया जाए। जल संकट है हमारे यहाँ, फिर भी आराम से है लोग, बड़ी धैर्य से, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन प्यास तो है, धीरे धीरे समाज उस ओर बढ़ रहा है। जब प्यास भी होगी लेकिन पानी नहीं होगा, और पानी होगा तो क्वालिटी नहीं होगा, और पानी होगा तो कीमत अधिक होगी। पानी होगा तो अपने इलाके में नहीं होगा, पानी होगा तो अपने घर में नहीं होगा, पानी होगा घर में तो पीने के लिए समय काटना पड़ेगा। एक बार तुम पियो, एक बार मजाक की बात कर रहे हैं, हाँ? नहीं, ऐसी प्यास, ऐसा सब्र, दरिया पानी पानी है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी प्यास, ऐसा सब्र, दरिया पानी पानी है। समझिए इसको। चलिए आगे लिखिए, लास्ट में इसका मतलब बताएंगे। लिख लिया रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। ये अभी जो बताया मैंने वो मजाक में नहीं कहा। जल संकट जब होगा तो ऐसे ही होगा। जल संकट जब होगा तो ऐसे, जब भोजन का संकट होता है ना जिन घरों में, उन घरों में लोग पानी लगाकर खाते हैं। तो पानी का संकट होगा तो क्या होगा? बाड़ी लगाकर पिएंगे। एक बार एक जगह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो वहां बिस्लरी का सप्लाई, और राहत शिविर कार्य में हम भी थे, तो बिस्लरी का पानी लोग देखते थे, वहाँ जो लोग रह रहे थे, और ये क्या कहते हैं, अस्थायी आश्रय स्थल में, शेल्टर प्लेस में, बिस्लरी का पानी थोड़ा घूट घूट करके लोग पी रहे थे। बाढ़ का पानी गंदा है, पी नहीं सकता है। समझ में आई बात? तो पानी का संकट पानी में है, लेकिन पानी का संकट, ये संकट उत्पन्न होगा। पानी उपलब्ध होगा लेकिन पानी, हाँ, जल बीच मीन प्यासा, कबीरदास ने कहा था क्या? जल बीच मीन प्यासा, पानी के बीच में मछली प्यासी। ये स्थिति किसकी होने वाली है? हम लोगों की। अभी तो होती है। बाढ़ग्रस्त इलाके में जाइए आप, ये स्थिति दिखाई देगी। क्या क्या मैंने बताया? पानी उपलब्ध नहीं होगा, उपलब्ध होगा तो अपने शहर में नहीं होगा, अपने इलाके में नहीं होगा, अपने घर में नहीं होगा, और होगा तो गुणवत्ता नहीं होगी, होगा तो कीमत
अधिक होगी, होगा तो पानी पानी से पीना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है नहीं, जिस तरह लोग गैस सिलेंडर मंगाते हैं उसी तरह तो पानी भी मंगा रहे हैं। क्या पानी की कीमत जितनी तेजी से बढ़ रही है उतना तेल का भी नहीं बढ़ा है और गैस सिलेंडर का भी नहीं। आप जोड़िएगा कभी, एक बोतल कितना में आ रहा है? 20-25, उससे भी प्योरिटी का अभाव होता है, गारंटी नहीं। तो ये है, इसलिए जल संरक्षण पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा कि छोटे छोटे स्तरों पर पानी को बचाना पड़ेगा। जैसे सबसे ज़्यादा घरेलू मतलब 80% तो सिंचाई में खर्च होता ही है, और घरों में भी तो खर्च होता है। करोड़ों लोग पानी का यूज कर रहे हैं, करोड़ों लीटर। एक व्यक्ति अगर 1 लीटर बर्बाद कर रहा है, जैसे आप मान लीजिए सेविंग कर रहे हैं और पानी छोड़ दिए, नल में चल रहा है और आईना में देख के सेविंग कर रहे हैं और पानी चल रहा है, तो कम से कम 1 लीटर 2 लीटर तो बर्बाद किया। अगर 1 करोड़ लोग भी करता है ऐसा, तो करोड़ लीटर बर्बाद। तो आदत भी बदलनी होगी। यही है जल संस्कार, संस्था नहीं संस्कार। अब समझ में आई हम जल संस्कार की बात क्या कर रहे थे? कम से कम इतना तो ये होना चाहिए कि भाई जब तक दाढ़ी बना रहे तब तक बंद कर दें, फिर उसके बाद चलाएंगे। नहीं, क्या करते हैं लोग, जाएंगे बाथरूम उससे पहले ही पानी खोल देंगे, भर रहा है पानी, पानी बह रहा है। तो ये सब एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। ठीक है, बाल्टी में नहाइए, क्या जरूरी है बाथ टब में नहाने की? बाथ टब में नहाते हैं ना तो पानी बर्बादी होती है ना। सावर में नहाते, सावर समझते ना, झरना या टब में, उससे क्या होता है? पानी की बर्बादी होती है। एक बाल्टी से भी नहाया जा सकता है। जो लोग कहेंगे कि बाल्टी में पानी, वो लोग देखिए पानी की किल्लत होती है तो एक बाल्टी पानी में नहा लेते हैं। नहीं तो पानी है अगर तो सावर में या टब में घंटों नहाएंगे, असीम शांति का अनुभव होता है। चलिए, तो ये है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, घरों में बर्तन धोने का तरीका बदलकर, घरों की बात, घरों में बर्तन धोने का तरीका बदलकर बहुत लोगों को देखते हैं एक बाल थाली को 10 बार धोएंगे, चमकाएंगे, मन भरता ही नहीं है। चमकाया हुआ थाली को और चमकाएंगे। घरों में बर्तन धोने का तरीका बदलकर स्नान करने के समय शावर या टब की जगह बाल्टी में पानी भरकर उपयोग करने और दाढ़ी बनाते समय जल के अपव्यय को रोका जा सकता है। जल के अपव्यय को रोका जा सकता है। पानी के बीच कैसे लोगों को बिना पानी के रहना पड़ता है, वो लाइफ ऑफ पाई है ना, एक फिल्म, लाइफ ऑफ पाई एक फिल्म है ना, तो उसमें नाव पर वो बाघ और एक भेड़िया के पीछे बहुत दिनों तक रहता है ना। हाँ, और ये टाइटैनिक में भी दिखाया गया है, पानी पी नहीं सकता है, पानी है लेकिन पानी पिएगा और मरेगा। तो ये है। उसके बाद आगे लिखिए, चौथा, घरों में
वाटर फ्री, वाटर फ्री मेल यूरिनल, वाटर फ्री मेल यूरिनल कैवा पॉइंट है? वाटर फ्री मेल यूरिनल का उपयोग करने से प्रति घर प्रति वर्ष 25,000 लीटर जल की बचत हो सकती है। प्रति घर प्रति वर्ष 25,000 लीटर जल की बचत हो सकती है। इसमें क्या है कि परंपरागत जो ये है फ्लश, एक बार फ्लश यूज करने पर 6 लीटर पानी बर्बाद होता है। कितना? 6 लीटर। तो उसका उपाय है कि वाटर फ्री मेल यूरिनल अगर व्यवस्था की जाए, ठीक। उत्तराखंड के एक संस्थान ने, जल संरक्षण संस्थान ने एक ये सुझाव दिया, ठीक है। तो इतने कितने, एक घर एक साल में 25,000 लीटर जल की बचत कर सकता है। देखिए, परंपरागत फ्लश का एक बार उपयोग करने पर, परंपरागत फ्लश का एक बार उपयोग करने पर 6 लीटर पानी का प्रयोग होता है। एक उत्तराखंड का जो जल संस्थान ये सुझाव दिया है वो लिख लीजिए। उत्तराखंड जल संस्थान के अनुसार, उत्तराखंड के एक जल संस्थान के अनुसार यदि टॉयलेट में संस्थान के अनुसार यदि टॉयलेट में लगी फ्लश की टंकी में प्लास्टिक की बोतल में रेत भरकर रख दिया जाए तो एक बार में 1 लीटर जल की बचत की जा सकती है। तो एक बार में 1 लीटर जल की बचत की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, घरों, सार्वजनिक स्थानों, आदि जगहों पर हो रहे जल रिसाव, वाटर लीकेज जो होता है, देखते हैं नल बहते रहता है बहुत जगह, नल खराब हुआ तो ठीक नहीं होता है, टप टप। जल रिसाव को रोककर प्रतिवर्ष 2,26,800 लीटर जल की बचत हो सकती है। 2,26,800 लीटर
जल की बचत हो सकती है। ये एक कॉमन बात है, बहुत जगहों पर देखते होंगे आप लोग, पाइप फटा हुआ है, नल बह रहा है, ठीक है। इसके बाद लिखिए, नगरों में घरों की नालियों के पानी को गड्ढा बनाकर एकत्र कर पेड़ पौधों की सिंचाई में काम लाया जा सकता है। समुद्र के खारे पानी को वैज्ञानिक तरीके से विलवणीकरण, डिसैलिनेशन, विलवणीकरण, डिसैलिनेशन के द्वारा पीने योग्य बनाया जा सकता है। जैसा कि गुजरात के द्वारका शहर, सोमनाथ आदि में किया जा रहा है। देखिए, बड़ी नदियों की नियमित सफाई एवं इनके जल का शोधन कर उपचार करके फ्रेश वाटर बना के इनके जल का शोधन कर पीने के काम लाया जा सकता है। लाया जा सकता है। नेक्स्ट, वृक्षारोपण के द्वारा भी या वृक्षारोपण भी जल संरक्षण का कारगर उपाय है। वृक्षारोपण भी जल संरक्षण का कारगर उपाय है। नेक्स्ट,
घरों, नगरों, उद्योगों के अपशिष्ट जल, घरों, नगरों, उद्योगों के अपशिष्ट जल का उपचार एवं पुनर्चक्रण, उपचार मतलब ट्रीटमेंट, पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग, उपचार एवं पुनर्चक्रण के द्वारा प्राप्त जल का उपयोग पीने में एवं अन्य कार्यों में किया जा सकता है। लिख लिए? सोलर पॉन्ड, सौर तालाब, सोलर पॉन्ड यानी सौर तालाब भी जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपाय है। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक जल प्रबंधन तकनीकों का लाभ उठाकर जल संरक्षण किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी को जल संबंधी आंकड़ा प्रणालियों, डेटा प्रणालियों से जोड़ा जा सकता है। हाल के वर्षों में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी की सफलताओं ने ऐसे जल को भी उपभोग के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित बना दिया है। जो पहले उपभोग के योग्य नहीं थे।
इस तरह के सर्वाधिक प्रयुक्त तकनीकों में ईडीआर, तकनीकों में ईडीआर, इलेक्ट्रो डायलाइसिस, इलेक्ट्रो डायलाइसिस, रिवर्सल डिसैलिनेशन, ईडीआर रिवर्सल डिसैलिनेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, आप देवनागरी में भी लिख सकते हैं, सोलर एंड यूवी फिल्ट्रेशन आदि शामिल हैं। इलेक्ट्रो डायलाइसिस, रिवर्सल डिसैलिनेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, सोलर एंड यूवी फिल्ट्रेशन, ये जो तकनीक है पानी को पीने लायक बनाने की तकनीक है। हाँ, यूवी अल्ट्रावायलेट, एक है ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, नील हरित अवसंरचना। अब इसका मतलब क्या हुआ? नील हरित अवसंरचना, यह ब्लू से तात्पर्य हुआ जो नदी है, नहर है, तालाब है, ठीक है, ऐसे जल निकायों को ये क्या ग्रीन बनाया जाए, मतलब पेड़ पौधा भरपूर हो और उसका संरक्षण किया जाए, बेहतर उसका रखरखाव हो, उससे संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे तालाब है उसका घाट वगैरह बढ़िया हो ताकि वो गाद वगैरह नियमित सफाई हो ताकि वो वाटर अधिक से अधिक संरक्षित कर सके, ठीक है। तो नील हुआ। और ग्रीन हुआ जैसे छत हो गया आपका, वहाँ पेड़ पौधा लगा दीजिए, वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, फुटपाथ है वहाँ भी पेड़ पौधा होना चाहिए, ठीक है। तो ये नील हरित अवसंरचना लिखिए, नील हरित अवसंरचना जल संकट को कम करने का प्राकृतिक समाधान प्रस्तुत करता है। नील हरित अवसंरचना, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जल संरक्षण या जल संकट को कम करने का प्राकृतिक समाधान प्रस्तुत करता है। इसमें हरित शब्द उद्यानों, पारगम्य फुटपाथों, पारगम्य फुटपाथ, समझे, पारगम्य फुटपाथ, समझे, नीचे से पारगम्य फुटपाथ नहीं समझे? हाँ हाँ, क्रॉस नीचे से आराम से जा सके।
पारगम्य फुटपाथ, हरी छतों आदि का सूचक है, जबकि नील शब्द नदियों, नहरों, तालाबों जैसे जल निकायों और वेटलैंड्स आर्द्र भूमियों का सूचक है। नेक्स्ट, कानून बनाकर प्रचार माध्यमों के द्वारा एवं विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर पाठ्यक्रमों में शामिल कर जल संरक्षण के प्रति आम लोगों को जागरूक करना जरूरी है। जागरूक करना। नेक्स्ट, उसके बाद बताया मैंने कि भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन ना कोई करे, इसके लिए कानून होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्या अभी तक बताया? कैटो पॉइंट हो गया? हाँ, इतना भी पॉइंट हम लिखाते जरा आप लोगों को। 16 पॉइंट कैसे हो गया? पॉइंट भी नहीं पता है। क्या क्या लिखाया मैंने, बताइए एडीआर के बाद। बोलिए। नील हरित, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये तो 12 ही हुआ। तेरह लिखिए। 16 कैसे हो रहा है? यहाँ पर सब पे एक एक ठोक कर दिया क्या है? ये 13वां। हाँ, एक वो देखिए, भूजल, भूमिगत जल का अनियंत्रित तरीके से दोहन ना हो। भूमिगत जल का अनियंत्रित तरीके से दोहन ना हो। इसके लिए कानून बनाया जाए। और क्या, जैसे मान लीजिए बेसिक नीड जो है पीने के लिए, स्नान करने के लिए, तो वो उतना तक छूट दे दिया जाए, और उसके अतिरिक्त आप दोहन करते हैं तो उसके लिए एक मीटर हो, वाटर मीटर, उसके हिसाब से जल कर
जल शुल्क, कम से कम यूजर चार्जेज। नहीं समझे? कोई समझ में आई बात क्या? जल कर या जल शुल्क या यूजर चार्जेज। यूजर चार्जेज मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। सरकार जितना आपको पानी पहुंचाने में पैसा खर्च कर रही है, ठीक है, उतना आप दे दीजिए। एक बुनियादी जरूरत जितनी है उतनी कीजिए। अभी क्या है, अनियंत्रित दोहन करने का अधिकार है, तो लोग क्या करते हैं, पानी को, कार को धोते हैं, ठीक है, नल खुला छोड़ देते हैं। और जब मीटर लगा रहेगा तो नल खुला रहेगा, अरे नहीं नल बंद करो। कार धोएगा तो ठीक से धोएगा, कुत्ता को नहाएगा तो ठीक से नहाएगा, खुद भी नहाएगा तो ध्यान रहेगा, आपस में ही लड़ेगा। तो तुम्हारे कारण वाटर मीटर इतना आया है, कहा एक एक घंटा नहाते हो। समझ में आई बात? तो यहां जल कर या जल शुल्क या जल से संबंधित यूजर चार्जेज का मतलब गरीब लोगों को तंग करना नहीं है, ऐसे लोगों की लापरवाही को नियंत्रित करना है जो बुनियादी सुविधाओं के अतिरिक्त पानी का दुरुपयोग करते हैं, बर्बादी करते हैं। समझ में आई बात? हाँ ठीक है। तो लिखिए क्या क्या लिखे, कानून बनाया जाए और जल कर वाटर टैक्स या जल शुल्क या जल से संबंधित यूजर चार्जेज नो प्रॉफिट नो लॉस, यूजर चार्जेस की व्यवस्था की जाए। ठीक है। और जो जल संसाधन है या तालाब है, इनका निजीकरण नहीं हो। निजीकरण होने से क्या होता है? निजीकरण होने से क्या होता है कि निजी क्षेत्र जो वो अधिक से अधिक दोहन करने का प्रयास करता है। जो तालाब 100 साल में सूखेगा उसको 10 साल में सुखा देगा। समझो ये बात? तो ये आप क्या सुझाव दीजिएगा? नहीं, निजीकरण नहीं होना चाहिए। तालाब क्या है? सार्वजनिक संपत्ति है, पानी पर सबका अधिकार है, ठीक है, पानी का निजीकरण नहीं। देखिए तालाबों, नेक्स्ट, एवं अन्य जल संसाधनों पर समाज का सामूहिक अधिकार होना चाहिए। अब इनके निजीकरण पर रोक होनी चाहिए। कानूनी अधिकार समाज का सामूहिक अधिकार होना चाहिए एवं इनके निजीकरण पर रोक लगनी चाहिए। निकलिए। जल संवर्धन एवं जल संरक्षण कार्य को जल संवर्धन एवं जल संरक्षण कार्य को सामाजिक कार्य से जोड़ा जाना चाहिए।
सामाजिक कार्यों से जोड़ा जाना चाहिए। बोरवेल एवं ट्यूबवेल, ये सब क्या, बोरवेल ट्यूबवेल क्या होता है? पानी खूब खींच रहा है। इससे बढ़िया क्या है? कुआं। क्या है? पहले हमारे यहाँ कुआं ही रहता था ना, कुआं से सिंचाई होती थी। बोरवेल और ट्यूबवेल की जगह कुएं की प्रणाली पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है। और मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना समाप्त की जाए, क्योंकि इससे जल का भारी अपव्यय होता है। फ्री में बिजली है, चल रहा है पंप सेट या और भी चीज। मुफ्त बिजली योजना समाप्त की जाए, क्योंकि इससे जल का भारी अपव्यय होता है। जल का भारी अपव्यय होता है। नेशनल वाटर ग्रिड, नेशनल वाटर ग्रिड, राष्ट्रीय जल ग्रिड भी जल संकट के समाधान का महत्वपूर्ण उपाय है। नेशनल वाटर ग्रिड। एक और, जैसे आपको बोतल बंद पानी बेचने वाला सब है, ठीक है, वो पानी का बहुत बर्बादी करता है। तो बोतल बंद पानी, आरओ वाटर जो बेचता है, तो एक लीटर के लिए 3 लीटर बर्बाद करता होगा ना। तो जो, हाँ, तो कितना पानी वो बर्बाद करता होगा। उससे टैक्स, उससे अलग भरपाई किया जाए, पैसा वसूले वो चला जाए। जैसे शराब, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, और आपको ये चॉकलेट है, होटल है, रेलवे है, ये सब भूमिगत जल का भारी दोहन करता है। तो इनसे दोहन के अनुरूप वसूली की जाए, धनराशि या यूजर चार्जेज वसूल की जाए, और इस प्रकार प्राप्त धन का उपयोग पुराने जल निकायों के जीर्णोद्धार में किया जा सकता है। लिखिए, भूजल का भारी दोहन करने वाले उद्योगों, संस्थानों से इसकी भरपाई का कानून बनना चाहिए। और इनसे वसूली जाने वाली धनराशि को पुराने जल निकायों के जीर्णोद्धार, पुराने जल निकायों के जीर्णोद्धार एवं नए जल निकायों के रखरखाव में खर्च किया जाना चाहिए।
ठीक है। एक आरओ जो है बहुत पानी ये करता है, तो आप सुझाव दीजिए आरओ में के प्रणाली में, आरओ प्रणाली में या तो इसको बंद ही कर दिया जाए, आरओ प्रणाली में महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव लाकर पानी की बर्बादी को यथासंभव कम किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े और अंत में जल संवर्धन या जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार। क्या भ्रष्टाचार? पैसा खर्च हो गया योजना का, जमीन पर क्रियान्वयन कुछ दिख नहीं रहा है या दिख रहा है तो बहुत कम, उस पर रोक लगनी चाहिए। लिखिए जल संवर्धन एवं जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण भी जरूरी है। अंत में लिखिए समग्रतः जल संकट या जलाभाव से बचने के लिए जल साक्षरता, जल शिक्षा, जल संस्कार, जल जागरूकता, जल कानून, जल कानून, सुस्पष्ट एवं कारगर जल नीति की नितांत जरूरत है। ठीक है, क्योंकि जीवन का आधार जल की धार, क्योंकि जीवन का आधार जल की धार, और जल के बिना सब बेकार। लिख सकते हैं, लिखते जीवन का आधार जल की धार। ठीक है, नेशनल वाटर ग्रिड
नेशनल वाटर ग्रिड पर ये करेंगे। नेशनल वाटर ग्रिड का कंसेप्ट ये है वाटर सरप्लस और वाटर स्कार्सिटी वाले एरिया को में जोड़ना, ताकि सरप्लस वाटर को स्कार्सिटी वाले एरिया में शिफ्ट किया जा सके और दोनों जगह जल से संबंधित जो रिस्क है, स्ट्रेस है, उसको दूर किया जा सके। KL राव ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इस पर काम भी हो रहा है। नदी जोड़ो परियोजना इसी पर आधारित है, इसी कंसेप्ट को लेकर चली है। ठीक है, जल की धार जीवन का आधार। चलिए तब ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट